ए हरिया, क्या जहर बेच रहा है? कल इतना बड़ा तरबूज ले गया, घर जाकर काटा तो अंदर ना स्वाद है ना मिठास, पानी जैसा फीका है, और बच्चे खाकर बीमार पड़ गए वो अलग। अरे मंगू भाई, अब फल तो भगवान बनाता है, इसमें मेरी क्या गलती? लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, पैसे वापस नहीं होंगे। तू है तेरी ऐसी दुकानदारी पर। आज के बाद कोई तेरे यहाँ से फल नहीं खरीदेगा। हाँ भाई, इसके फल अब पहले जैसे नहीं रहे। हरिया, रमेश, पास आओ मेरे बच्चों। लगता है अब बुलावा आ गया है। इस बूढ़े शरीर की सांसें अब खत्म होने को है। ऐसा मत बोलिए पिताजी। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप दवा खाकर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप बस चुपचाप आराम कीजिए, ज्यादा मत बोलिए। हाँ पिताजी, रमेश ठीक ही तो कह रहा है। और वैसे भी आपने पूरी जिंदगी इतनी हाड़ तोड़ मेहनत की, उस मामूली फल के ठेले को चला चलाकर आपने गांव में ये पक्का मकान बनवाया, इतनी बड़ी जमीन और खेत खरीदा। अब आप आराम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हरिया, ये जो पक्का घर और हरा भरा खेत तुम देख रहे हो, ये सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं है, ये मेरी ईमानदारी की कमाई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में फल बेचे, लेकिन कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा, कभी सड़े हुए फल नहीं बेचे, और कभी तराजू में डंडी नहीं मारी। वो तो सब ठीक है पिताजी, पूरा गांव आपकी ईमानदारी की कसम खाता है, पर अब आपके बाद इस सब का क्या होगा? ये खेत और घर किसके नाम? भैया, पिताजी की ये हालत है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आपको इस वक्त भी खेत घर की पड़ी है। चुप रहिए आप। नहीं रमेश, हरिया को टोक मत, वो ठीक कह रहा है। जाने से पहले मुझे तुम दोनों को सब कुछ सौंप कर जाना है, ताकि बाद में तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। जमीन जायदाद तो तुम दोनों आधा आधा बांट लोगी, मुझे पता है। मैं अपनी निशानी और आशीर्वाद के तौर पर अपनी जमीन जायदाद के साथ साथ मेरा ये ठेला छोड़ के जा रहा हूं। अरे, इस सड़े गले लकड़ी के ठेले का हम क्या करेंगे? बूढ़ा जाते जाते भी इस कबाड़ को हमारे मत्थे मर रहा है। हमेशा याद रखना, व्यापार सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का होता है। इस ठेले पर कभी बेईमानी का बोझ मत चढ़ने देना। अगर तुम दोनों ने मेरी तरह ईमानदारी से इस धंधे को संभाला, तो ये ठेला तुम्हें राजा बना देगा, और अगर बेईमानी की, तो जो कमाया है वो भी छिन जाएगा। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अरे रे, पिताजी चले गए। रमेश, जरा मेरी बात सुनो छोटे। देखो, जो होना था वो तो हो गया। दुख मनाने से पिताजी वापस तो नहीं आएंगे। अब आगे की जिंदगी भी तो देखनी है ना। मैं सोच रहा था कि हमें घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, पिताजी को गए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए। घर की चौखट का पानी भी नहीं सूखा है, और आप इस वक्त जमीन जायदाद के बंटवारे की बातें कर रहे हैं। आपको जरा भी लाज नहीं आ रही? अरे, इसमें लाज आने वाली कौन सी बात है लल्ला? सही तो कह रहे हैं तुम्हारे भैया। आखिर तुम्हारे पिताजी भी तो यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना ही है, तो फिर देरी किस बात की? भाभी जी, मुझे जमीन या घर का कोई लालच नहीं है। अगर भैया को यही सब करना है तो ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। हाँ, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? चलो, बात पक्की हुई। इस बंटवारे को साफ सुथरा करने के लिए मैंने रामू चाचा को बुलावा भेज दिया है। वो गांव के बुजुर्ग हैं, सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
उनके सामने कोई उंगली नहीं उठाएगा। हरी भाई के जाने के बाद इस घर में इतनी जल्दी इस दिन को देखना पड़ेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हरिया, रमेश, तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की इज्जत और ईमानदारी को कमाने में लगा दी, और उनके जाते ही तुम दोनों अलग होने बैठ गए। खैर, जब तुम लोगों ने मन बना ही लिया है तो मैं भी भारी मन से सही, लेकिन ये काम कर देता। चाचा जी, पिताजी के पास दो ही मुख्य चीजें हैं। एक तो ये पक्का मकान और दूसरा गांव का वो बड़ा सा उपजाऊ खेत। हम दोनों भाई इसे आधा आधा बांट लेते हैं। और चाचा जी, वो बूढ़ा जाते जाते अपनी वो फल वाली ढकेली भी तो छोड़ गया है, उसका क्या होगा? हाँ, हरी अपनी आखिरी निशानी वो ठेला भी छोड़ गया है। ठीक है, तो फिर सुनो मेरा फैसला। हाँ चाचा जी, संपत्ति तो यही है, अब आप ही न्याय कीजिए। तुम दोनों भाई मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता। चूंकि एक खेत उपजाऊ है और दूसरा बिल्कुल बंजर, इसलिए सीधे सीधे बंटवारा करना नाइंसाफी होगी। हम इस बंटवारे के लिए पर्ची निकालेंगे। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे वही मिलेगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? मुझे मंजूर है चाचा जी। जो भी भाग्य में होगा मैं रख लूंगा। हाँ चाचा जी, हमें भी मंजूर है। भगवान का फैसला समझकर हम स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो फिर पर्ची उठाई जाए। रमेश, तुम छोटे हो मेरे भाई, पहली पर्ची तुम अपने हाथ से निकालो। जाओ, उठाओ पर्ची। इस पर्ची में पश्चिम दिशा वाला बंजर खेत लिखा है, और इस दूसरी पर्ची में पश्चिम वाला वो छोटा सा घर आया है। यानी पूरब का उपजाऊ खेत और ये पक्का मकान बड़े बेटे हरिया के हिस्से जाता है। अरे रे रे, भाई रमेश, तुम्हारे नसीब में तो ये सूखी बंजर जमीन और गांव के बाहर का वो टूटा फूटा पश्चिम वाला घर आया है। हे भगवान, शायद तुम्हारी फूटी किस्मत में यही लिखा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है छोटे। सुनो रमेश, आखिर तुम मेरे सगे छोटे भाई हो। मेरा दिल ये सब देखकर रो रहा है। भले ही किस्मत ने तुम्हारे साथ खेल खेला हो, लेकिन तुम्हारा ये बड़ा भाई ऐसा नहीं है। पिताजी का वो जो फल बेचने वाला पुराना ठेला है ना, वो तुम ही रख लो। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? वो ठेला मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे लिए तो पिताजी का ये ठेला ही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। चलो, न्याय हो गया। हरी भाई की आत्मा जहां भी होगी आज सब देख रही होगी। याद रखना हरिया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इंसान खुशियां तो मना सकता है, लेकिन बरकत नहीं पा सकता। अजी सुनते हो, जब से सब लोग गए हैं मेरा तो दिल उछल रहा है। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है ना। हमें गांव का सबसे उपजाऊ खेत और ये भरा पूरा अच्छा मकान मिल गया। उस सीधे साधे रमेश के हिस्से तो वो बंजर जमीन और टूटा फूटा घर गया। अरे भाग्यवान, भगवान की दी हुई किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं है। किस्मत को दिमाग लगा के अच्छा बनाया जाता है। हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो असली खेल है कमला। मैंने कटोरी में जितनी भी पर्चियां डाली थीं, उन सब पर मैंने एक ही बात लिखी थी, पश्चिम का बंजर खेत और पश्चिम का घर। ओहो, इसका मतलब? इसका मतलब ये कि रमेश चाहे जो भी पर्ची उठाता, उसकी फूटी किस्मत में वही बंजर खेत और गांव के बाहर का टूटा घर ही आना था।
और सुनो, किसी को भी मेरे ऊपर रत्ती भर शक ना हो, इसीलिए तो मैंने बड़े प्यार से मासूम बनकर रमेश को ही पर्ची उठाने के लिए बोला था। वाह जी वाह, आप तो बड़े छटे हुए खिलाड़ी निकले। मान गए आपके दिमाग को। अब उपजाऊ खेत भी हमारा और सारा ऐशो आराम भी हमारा। अरे, तुम अभी पूरी बात समझी ही कहाँ हो भाग्यवान। मैंने वो पुराना सड़ा गला ठेला रमेश को ऐसे ही दान नहीं दे दिया। उसके पीछे भी मेरा एक बहुत बड़ा दिमाग था। अच्छा, वो कैसे जी? उस कबाड़ ठेले में क्या दिमाग था? देखो कमला, अगर मैं रमेश को सिर्फ बंजर खेत और टूटा घर देकर विदा कर देता तो शायद आज नहीं तो कल उसके मन में शक पैदा हो जाता कि बड़े भैया ने मेरे साथ कुछ बेईमानी की है। वो गांव वालों के पास जाता, पंचायत बैठती। हाँ, बात तो आप 16 आने सच कह रहे हैं। इसीलिए मैंने बड़े प्यार से मासूम बनने का ढोंग रचाया और वो पुराना ठेला उसे सौंप दिया। रमेश ठहरा सीधा साधा और भावुक मूर्ख। वो तो उस कबाड़ ठेले को पिताजी का आशीर्वाद समझकर अपनी आंखों से लगाए घूम रहा है। अब वो जिंदगी भर यही सोचेगा कि बड़े भैया कितने दयालु हैं और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसकी किस्मत का खेल था। उसे हमारी इस चाल के बारे में कभी सपने में भी शक नहीं होगा। वाह वाह मेरे राजा, क्या चाल चली है। एक तीर से 2 शिकार। रमेश का मुंह भी बंद हो गया और हमारे रास्ते का कांटा भी साफ हो गया। अब तड़पने दो उसे उस बंजर जमीन पर। राधा, आज हमारा अपना ही घर हमसे छूट गया। भैया ने बड़े चालाकी से, नहीं, चालाकी क्या, भाग्य का खेल है। पर इस बंजर जमीन पर हम कैसे रहेंगे? हमारी तो किस्मत ही खराब है। आप अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हैं जी? बड़े भैया को पक्का मकान और उपजाऊ खेत चाहिए था, उन्होंने रख लिया। पर इस बात से दुखी मत होइए कि हमारे हिस्से में क्या आया। दुखी कैसे ना हूं राधा। रहने को ये टूटा हुआ कमरा मिला और पेट भरने के लिए ये सूखी बंजर जमीन। पर आप भूल रहे हैं रमेश, हमारे हिस्से में वो चीज आई है जो पूरे गांव के धन दौलत से बढ़कर है। पिताजी की सबसे प्यारी निशानी, उनका ये पुराना ठेला। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि भैया ने ये ठेला अपने पास नहीं रखा। तुम ठीक कह रही हो राधा। इस ठेले को देखकर ऐसा लगता है जैसे पिताजी आज भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात मुझे बार बार अंदर ही अंदर झकझोरती है। कौन सी बात? जब पिताजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने पक्के मकान या उस उपजाऊ खेत का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इस पुराने ठेले को कहा कि ये मेरी जीवन भर की असली कमाई है। आखिर पिताजी ने इस साधारण लकड़ी के ठेले को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई क्यों कहा होगा राधा? इसमें ऐसा क्या है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ जी। पिताजी कभी बिना वजह कोई बात नहीं कहते थे। भले ही आज हम इस बंजर जमीन पर हैं, लेकिन पिताजी का ये आशीर्वाद हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। इस ठेले में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है जो वक्त आने पर हमारे सामने आएगा। हाँ राधा, जो भी हो, हम इसे सिर्फ एक कबाड़ नहीं मानेंगे। ये हमारे पिताजी का साक्षात आशीर्वाद है। पिता हरी काका के जाने के बाद चालाक हरिया ने धोखे से गांव का सबसे उपजाऊ खेत अपने नाम कर लिया था। उस उपजाऊ खेत में हरिया ने भारी मात्रा में तरबूज की खेती की। मिट्टी अच्छी होने के कारण खेत में एक से बढ़कर एक बड़े और मीठे तरबूज हुए, जिन्हें देखकर हरिया मन ही मन फूला नहीं समा रहा था।
हमारे पिताजी तो फल तोड़कर उस पुराने ठेले पर धूप में घूम घूम कर चिल्लाते थे, लेकिन तुम्हारा ये हरिया वैसा बेवकूफ नहीं है। मैंने सीधे बाजार के बीचों बीच ये बड़ी दुकान खोल ली है। देखो कैसे पूरी दुनिया खुद चलकर मेरे पास आ रही है और मुंह मांगी कीमत दे रही है। तरबूज बेच बेच कर मैं तो कुछ ही दिनों में इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब मेरा छोटा भाई रमेश उस पश्चिम की बंजर जमीन पर आंसू बहाए और वो सड़ा गला पुराना ठेला चलाए। मेरी किस्मत तो चमक गई। तरबूज के धंधे से कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद हरिया का लालच अब और ज्यादा बढ़ चुका था। वो कम समय में अपने तरबूजों को और बड़ा और मीठा करके दुगना पैसा कमाना चाहता था और इसी लालच में वो एक दिन कीटनाशक की दुकान पर पहुंचा। अरे हरिया भाई, आओ आओ। आजकल तो बाजार में तुम्हारी तरबूज की दुकान पर बड़ी भीड़ लग रही है। बहुत नोट छाप रहे हो। कहो आज हमारी दुकान पर कैसे आना हुआ? रामलाल भाई, बात यह है कि तरबूज बिक तो बहुत अच्छे रहे हैं, पर मुझे अपने पूरब वाले खेत के तरबूजों को और जल्दी बढ़ा करना है और उनका मीठापन भी ऐसा बढ़ाना है कि ग्राहक खाते ही दीवाना हो जाए। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे तरबूज रातों रात बड़े हो जाएं। रातों रात बड़ा करना है? देखो हरिया भाई, एक दवाई तो है मेरे पास। उसे अगर तरबूज की बेलों और छोटे तरबूजों में लगा दोगे तो तरबूज 2 ही दिन में 2 गुने साइज के हो जाएंगे और अंदर से एकदम लाल और मीठे निकलेंगे। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। रुकिए हरिया भाई, जल्दबाजी मत करो। ये बहुत कड़क है, इसे बहुत कम मात्रा में डालना। अगर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो फसल अंदर ही अंदर सड़ जाएगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो रामलाल भाई, मुझे बस अपने तरबूज बड़े करने हैं और पैसे कमाने हैं। कौन सा ये तरबूज मुझे खुद खाने हैं? खाने वाले तो गांव और शहर के ग्राहक हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। ये लो अपने पैसे। हरिया को लगता था कि उसकी ये चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक गुस्से में भरा ग्राहक आ पहुंचा। ए हरिया, ये क्या जहर बेच रहा है? कल इतना बड़ा तरबूज ले गया, घर जाकर काटा तो अंदर ना स्वाद है ना मिठास, पानी जैसा फीका है और बच्चे खाकर बीमार पड़ गए वो अलग। अरे मंगू भाई, अब फल तो भगवान बनाता है, इसमें मेरी क्या गलती? लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, पैसे वापस नहीं होंगे। तू है तेरी ऐसी दुकानदारी पर। आज के बाद कोई तेरे यहाँ से फल नहीं खरीदेगा। हाँ भाई, इसके फल अब पहले जैसे नहीं रहे। फिर क्या था, हरिया की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। लालच का नतीजा सामने था। राधा, समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। बंजर जमीन पर अनाज का एक दाना नहीं उग रहा, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अब हम आगे क्या काम करेंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं बचा। आप हिम्मत मत हारिए जी, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। रमेश, तुम्हें याद नहीं है क्या, जब पिताजी अपने आखिरी समय में थे
तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? पिताजी ने क्या कहा था राधा? उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरी पूरी जीवन भर की कमाई ये ठेला ही है। रमेश, उनके पास पक्का मकान भी था और उपजाऊ खेत भी, लेकिन उन्होंने उन चीजों को अपनी कमाई नहीं बताया। उन्होंने इस पुराने ठेले को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कहा था। हाँ राधा, बात तो तुम सही कह रही हो। ये सिर्फ एक लकड़ी का ठेला नहीं, बल्कि पिताजी का साक्षात आशीर्वाद है। इसलिए हमें इस ठेले को बेकार समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। हमें इसी ठेले पर वापस फलों का ही व्यापार शुरू करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो राधा। जब पिताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम भूखे नहीं मरेंगे। कल सुबह ही मैं इस ठेले की मरम्मत करूंगा और शहर से ताजे फल लाकर गांव में बेचना शुरू करूंगा। एक तरफ हरिया का झूठा और मिलावटी कारोबार ठप हो रहा था, तो दूसरी तरफ गांव की दूसरी गली में ईमानदारी की खुशबू महक रही थी। रमेश नाम का नवयुवक अपने ताजे फलों का ठेला लेकर गांव में प्रवेश करता है। ले लो भाई, ले लो। शहर के बगीचे से सीधे आए ताजे फल ले लो। एकदम मीठे, रसीले और सेहत से भरपूर फल। वाह रमेश, वाकई बहुत मीठा है और देख के लग रहा है कि एकदम असली है, हरिया के उन रंगे हुए फलों जैसा नहीं। ढलती शाम के साथ हरिया को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा और झूठा नाम ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये क्या हो गया? ज्यादा कमाने के चक्कर में जो ग्राहक थे वो भी हाथ से चले गए और ये रमेश शहर से फल लाकर बाजी मार गया। हरिया के लालच ने उसकी खुद की दुकानदारी बर्बाद कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ रमेश की ईमानदारी और ताजे फलों ने पूरे हंसपुर गांव का दिल जीत लिया। जब हरिया ने देखा कि उसका छोटा भाई उसी पुराने ठेले से कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसके अंदर जल रही जलन की आग गुस्से का सैलाब बन गई। भैया, आपके हाथ में कुल्हाड़ी? क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चुप रह रमेश, बहुत सीधा बनने की नाटक मत कर। बंटवारे के वक्त मैंने तरस खाकर तुझे ये पुराना ठेला मुफ्त में दे दिया था और तू इसी कबाड़ ठेले को लेकर मेरी दुकानदारी ठप कर रहा है। पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लिया तूने। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं तो बस अपनी मेहनत से। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये ठेला हमारे पिताजी का है। अगर इस पर तेरा हक है तो मेरा भी है। मैं इसमें से अपना आधा हिस्सा लेकर रहूंगा। जेठ जी, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? पिताजी की आखिरी निशानी को छोड़ दीजिए। नहीं भैया, मत करो। हाँ, अब चला इस ठेले को। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब देखता हूं तू कैसे फलों का धंधा करता है। हरिया तो अपना बदला लेकर चला गया, लेकिन तभी टूटे हुए ठेले के बीच से कुछ ऐसा निकला जिसने रमेश और राधा के होश उड़ा दिए। राधा, ये देखो, पिताजी की जीवन भर की कमाई। वो सच कहते थे कि ये ठेला ही उनकी असली कमाई है। हे भगवान, इसके अंदर इतनी दौलत थी। लेकिन रमेश, बड़े भैया ने जो आधा हिस्सा जलाया। ओहो, नहीं, भैया का हिस्सा तो आग में जल रहा है। मुझे उन्हें बताना होगा। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया?
ज्यादा के लालच और गुस्से में मैंने अपने ही हाथों से अपनी किस्मत जला दी। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी ही किस्मत को आग लगा दी।